अथर्व आरिका डांस कर रहे थे। आरिका गाना गाए जा रही थी। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर, खुशियों की सौगात लेकर। अथर्व खुश होकर आरिका के साथ डांस कर रहा था। अक्षित उन दोनों को देख रहा था और लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। अक्षित ने आरिका को देखकर कहा, आरिका बस करो, तुम्हारी चोट ठीक नहीं है, दर्द बढ़ जाएगा, बस करो। आरिका ने कहा, मुझे इस दर्द की आदत है। अक्षित, किसी की तो प्रेम कहानी पूरी हो रही है, अक्षित करने दो ना डांस। इतना कहकर आरिका अथर्व के साथ फिर से डांस करने लगी। फाइनली आरिका डांस करने के बाद सोफे पर बैठ गई। आरिका के पैर में दर्द हो रहा था। उसने अपने चेहरे पर अपना दर्द नहीं आने दिया। अक्षित ने आरिका का चेहरा देखकर कहा, कहा था ना दर्द होने लगेगा, पर मेरी बात तो सुनती नहीं हो। अक्षित ने अपना लैपटॉप एक तरफ रखा और आरिका के पास आकर जमीन पर बैठ गया और आरिका के पैर अपनी गोद में रखकर हल्के हाथ से मसाज करने लगा। अक्षित के ऐसे छूने से आरिका अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर यह बात जाहिर नहीं होने दी। आरिका अजीब सी फीलिंग महसूस कर रही थी। अक्षित का मसाज करना उसे अच्छा लग रहा था। आरिका ने अपने मन में आने वाले ख्यालों को झटक दिया और अथर्व से पूछने लगी, कैसे कन्फेस किया उसने अपना प्यार। अथर्व ने अक्षित को देखा, जो अब भी आरिका के पैरों की मसाज कर रहा था। अथर्व ने कहा, बाद में बता दूंगा, अभी कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। इतना कहकर अथर्व अपने कमरे में चला गया। अक्षित ने धीरे धीरे आरिका के पैर की मसाज कर रहा था, जिससे आरिका का दर्द कम हो जाए। आरिका अक्षित को ही ध्यान से देख रही थी। अक्षित ने आरिका को गोद में उठाकर बेड पर बिठा दिया। अक्षित ने आरिका को पेन किलर देते हुए कहा, इसे खा लो, इससे तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। आरिका ने अक्षित से दवा लेकर खा ली। अक्षित ने कहा, आरिका तुम्हें कमरे तक छोड़ आऊं। आरिका ने मना कर दिया। आरिका ने कहा, अक्षित हम शादी कब करेंगे। अक्षित आरिका के बराबर में बैठ गया। आरिका ने अपना सर अक्षित के कंधे पर रख लिया। अक्षित ने कहा, सच में मुझसे शादी करना चाहती हो। आरिका ने नम आंखों से कहा, हाँ अक्षित, मन करता है तुम्हारे पास ही रहूं, सब कुछ भूल जाऊं कि इंडिया क्यों आई थी, भूल जाऊं मुझे क्या करना है, सब कुछ भूलना चाहती हूँ, बस हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। अक्षित ने आरिका के आंसू पोंछते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, जब तुम इन सबसे आजाद हो जाओगी तब हम शादी करेंगे। आरिका की आंखों से आंसू गिर गए। आरिका ने कहा, अक्षित, अगर मैं इस चक्रव्यूह से आजाद ही नहीं हुई तो। अक्षित ने कहा, मैं हूं ना, मैं निकाल लूंगा तुम्हें इस चक्रव्यूह से। आंसू बहा लिए तुमने, तुम्हारी जिंदगी में इतना सब कुछ हो गया, फिर भी तुमने खुद को इतना स्ट्रांग बना कर रखा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। आरिका, तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो। इतना कुछ होने के बाद भी तुमने बदला लेने के लिए सोची, इनफैक्ट बदला ले रही हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, अब तुम अकेली नहीं हो। आरिका ने नम आंखों से कहा, अक्षित, पापा की याद आ रही है। यह सुनते ही अक्षित ने आरिका को गले से लगा लिया और धीरे धीरे बेड पर लिटा दिया। अक्षित ने आरिका को अपने ऊपर लिटा लिया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बस आरिका, बस करो, मत रो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अक्षित आरिका को बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ गया और लिप किस करने लगा। आरिका अक्षित का साथ नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और उसके हाथ अक्षित के गले में लिपटे हुए थे। अक्षित आरिका को किस करते हुए उसकी नेक पर आ गया। अक्षित लगातार आरिका को किस कर रहा था। आरिका भी बहकने लगी थी। अक्षित धीरे धीरे आरिका की कॉलर बोन पर किस करते हुए नीचे बढ़ने लगा। अक्षित और आगे बढ़ता उसके पहले ही आरिका पलट गई। अक्षित को अब होश आया, वो क्या करने जा रहा था। अक्षित ने आरिका के कान में धीरे से कहा, सॉरी, और बेड से उठकर खड़ा हो गया। आरिका, गलती मेरी थी, मैं अक्षित से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। अक्षित भी सॉरी फील कर रहा था। अक्षित नजर चुराते हुए कहा, आरिका, तुम्हें कमरे में छोड़ दूं। आरिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। अक्षित ने आरिका को प्यार से अपनी गोद में उठा लिया, जैसे कोई कांच की गुड़िया हो। लेकिन ना तो अक्षित आरिका को देख रहा था और ना आरिका अक्षित को देख रही थी। अक्षित आरिका को उसके कमरे में ले आया और बेड पर लिटाकर नजर चुराते हुए कहा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। आरिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। अक्षित फिर अपने कमरे में चला गया। अथर्व का कमरा। अथर्व इतना खुश था कि उसे नींद नहीं आ रही थी। अथर्व ने गौरी को फोन लगा दिया। गौरी का फोन रिसीव होते ही अथर्व ने कहा,
मुझे पछतावा हो रहा है कि मुझे तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब मुझे नींद भी नहीं आ रही है। गौरी अथर्व की बात सुनकर शर्मा रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। अथर्व ने गौरी को और ज्यादा परेशान करते हुए कहा, क्या हुआ? आप इसमें तो बहुत डेयरिंग बन रही थी, अब बोल भी नहीं रही हो। गौरी का मन हो रहा था कि अथर्व को बहुत पीटे, क्योंकि अथर्व आज बहुत बेशर्म हो गया था। गौरी ने हिम्मत करते हुए कहा, सर मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। अथर्व ने कहा, मेरी नाइट तो तब होगी जब तुम मेरी बाहों में होगी। अब इस कमरे में अकेला सोना अच्छा नहीं लगता। कब तक पिलो को गले लगाकर सोता रहूंगा? गौरी अथर्व की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। गौरी ने फिर भी हिम्मत करके कहा, सर सुबह ऑफिस भी जाना है, सो जाइए। इतना कहकर गौरी ने कॉल काट दिया। विक्रम का कॉलेज। विक्रम ने देखा आज विशाखा कॉलेज नहीं आई थी। विक्रम ने सालू से पूछा, आज तुम्हारी फ्रेंड कॉलेज क्यों नहीं आई? सालू ने कहा, तुझे बड़ी चिंता हो रही है, आज कोई मिला नहीं जिसे तू बातें सुना सके। विक्रम ने कहा, बताना कहाँ है विशाखा? सालू ने कहा, मुझे नहीं पता, कह रही थी कुछ जरूरी काम है। विक्रम ने कहा, क्या जरूरी काम है? सालू ने कहा, मुझे क्या पता, मैंने तो उसे अस्पताल ड्रॉप किया था, शायद हॉस्पिटल में कोई काम होगा। मैंने पूछा पर उसने ठीक से कोई जवाब नहीं दिया। विक्रम को विशाखा की चिंता होने लगी। विक्रम ने बाइक ली और सीधा हॉस्पिटल के लिए चला गया। विक्रम ने पूरा हॉस्पिटल देख लिया पर विशाखा उसे कहीं नहीं मिली। विक्रम ने खुद से कहा, कहाँ गई है ये लड़की और ये हॉस्पिटल क्यों आई थी? विक्रम ने फिर से एक बार हॉस्पिटल का चक्कर लगाया तो उसने देखा विशाखा एक डॉक्टर की केबिन में बैठी थी। विक्रम उनकी बातें सुनने की कोशिश की। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे स्टोन बढ़ता जा रहा है, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन होगा। विशाखा ने कहा, डॉक्टर मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मैं अभी ऑपरेशन नहीं करा सकती, आप मुझे पेन किलर लिख दीजिए, मुझे दर्द होगा मैं दवा ले लूंगी। डॉक्टर ने कहा, पिछले 8 महीने से इस दर्द को झेल रही हो, क्यों बहाने मार रही हो, ऑपरेशन करवा क्यों नहीं लेती? विशाखा ने नजर चुराते हुए कहा, डॉक्टर मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे हो जाएंगे तब मैं ऑपरेशन करवा लूंगी, आप भी मुझे पेन किलर लिख दीजिए। डॉक्टर ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, हे भगवान, तुम नहीं मानोगी। इतना कहकर डॉक्टर ने एक पर्ची पर कुछ मेडिसिन लिख दी, विशाखा को दे दी। विशाखा ने डॉक्टर से स्लिप ली और डॉक्टर को बाय बोलकर वहां से चली गई। विशाखा के जाने के बाद विक्रम डॉक्टर के पास आया। विक्रम ने डॉक्टर से कहा, ये लड़की जो गई है उसे क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा, तुम कौन हो? विक्रम ने कहा, मैं उसका कॉलेज फ्रेंड हूँ। डॉक्टर ने कहा, तुम उसके फ्रेंड हो पर तुम्हें उसकी बीमारी के बारे में नहीं पता। उसे किडनी में स्टोन है, इसलिए 8 महीने से दर्द झेल रही है, लेकिन ऑपरेशन के लिए हाँ नहीं कहती। उसने टाइम से ऑपरेशन नहीं कराया तो प्रॉब्लम और दर्द बढ़ता जाएगा। विक्रम ने कहा, ऑपरेशन में कितने पैसे लगेंगे? डॉक्टर ने कहा, कम से कम 50,000। विक्रम ने कहा, आप मुझे ऑपरेशन की डेट दे दीजिए, मैं विशाखा को ले आऊंगा। डॉक्टर ने विक्रम को ऑपरेशन की डेट दे दी। उसके बाद विक्रम कॉलेज चला गया। विक्रम ने कॉलेज पहुंचकर देखा तो विशाखा एक खाली क्लास में बैठकर नोट्स बना रही थी। विक्रम बाहर खड़ा होकर विशाखा को ही देख रहा था। विशाखा को फिर से दर्द होने लगा तो उसने अपने बैग से स्नैक्स निकाल कर खाने लगी। उसके बाद उसने दवा निकाल कर खा ली और अपने नोट्स बनाने लगी। विक्रम विशाखा के सामने खड़ा हो गया। विशाखा ने सिर उठाकर देखा तो विक्रम उसके सामने खड़ा था। विशाखा को लगा विक्रम उससे अपने पैसे मांगने आया है, इसलिए उसने अपना बैग उठाया और क्लासरूम से बाहर जाने लगी। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। विक्रम ने कहा, तुम्हें खा जाऊंगा जो तुम मुझे देखते भाग जाती हो। विशाखा ने कहा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं जल्दी तुम्हारे पैसे दे दूंगी। हर बार मुझे ये फील कराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ। विशाखा की बात सुनकर विक्रम को गुस्सा आ गया। वह कुछ बोलता उससे पहले ही क्लासरूम का गेट खुला और कुछ लड़के अंदर आ गए। उनमें से एक लड़के ने कहा, यहाँ तो रोमांस चल रहा है। विक्रम ने कहा, मैं यहाँ विशाखा से बात कर रहा हूँ, निकलो यहाँ से। दूसरे लड़के ने कहा, पता है क्या बात कर रहा था? सारा कॉलेज जानता है तेरे 50,000 देने हैं विशाखा को, तेरा आईफोन जो तोड़ दिया था। विक्रम ने कहा, इसने नहीं तोड़ा था, गलती से टूट गया था। तीसरे ने कहा, लेकिन पैसे तो तू इससे ही मांगता है ना, और शायद अब पैसों के बदले ये तुझे कुछ और देती है। चौथे ने कहा, काश हमारा भी आईफोन तोड़ देती
तो हम भी पैसे के बदले कुछ और मांग लेते। इतना कहते ही सब हंसने लगे। उनकी बातें सुनकर विशाखा को रोना आ रहा था, क्योंकि विशाखा को ये सब बातें रोज सुननी पड़ती थी। कोई ना कोई विक्रम को लेकर उसे ताने मारता रहता था। विक्रम को उन पर गुस्सा आने लगा। विक्रम को गुस्सा बहुत जल्दी आता था। उसकी पर्सनालिटी ही एंग्री थी। उनमें से एक लड़का फिर बोला, जब तेरा मन भर जाए तो विशाखा को हमें दे देना, हम भी अपना मन भर लेंगे। विक्रम से बर्दाश्त नहीं हुआ। विक्रम कॉलेज में बॉक्सिंग चैंपियन था। विक्रम ने एक एक करके सभी लड़कों को बहुत मारा। इतने लड़के होने के बाद भी वो विक्रम को टच भी नहीं कर पाए, और विक्रम ने उन सबकी हड्डियां तक तोड़ दी। विशाखा को लेकर क्लासरूम से बाहर जा रहा था कि एक प्रोफेसर आ गए। प्रोफेसर ने विक्रम को डांटते हुए कहा, ये क्या किया तुमने? ये लड़की बहुत अमीर घर से है, उनकी फैमिली तुम्हें छोड़ेगी नहीं। विक्रम ने गुस्से में कहा, सर अमीर घर से हैं तो कुछ भी करेंगे, लड़कियों के साथ बदतमीजी करेंगे, लड़कियों को इंसान नहीं समझेंगे, अपनी बहन और माँ के साथ भी ऐसे ही बदतमीजी करेंगे क्या? सर अगर इनके पेरेंट्स आएंगे तो आप मुझे बुला लीजिएगा, मैं मिल लूंगा। इतना कहकर विक्रम विशाखा का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। प्रोफेसर उन्हें जाता हुआ देखते रहे। सर ने अपने मन में कहा, विक्रम सब तुम्हारे जैसे नहीं होते, कुछ अमीर घर के बिगड़े हुए भी होते हैं, जिन्हें बस अपने मन की करनी होती है। अथर्व का ऑफिस। आज गौरी ने लाइट ब्लू कलर का सूट पहना था, उसके ऊपर जयपुरी दुपट्टा और हल्का सा मेकअप। इतने में ही गौरी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये दुपट्टा विक्रम ने गौरी के लिए लाया था, लेकिन दादी की बातों की वजह से गौरी ने कभी इसे पहना नहीं। विक्रम ने दिया तो गौरी ने अपने पास संभाल कर रख लिया था। गौरी तैयार होकर ऑफिस के लिए घर से निकलने लगी। वैसे ही रेखा ने पीछे से टोकते हुए कहा, तो फिर से सच धज कर जाने लगी। गौरी ने पलट कर कहा, माँ मैंने पहले भी कहा था और अब फिर से कह रही हूँ, मेरे मामलों में बोलना छोड़ दीजिए। रेखा ने कहा, पहले कर्जे के 15 लाख चुका दो, उसके बाद कहीं भी जाकर मुंह काला करना है। गौरी कुछ कहती उससे पहले ही बाबा ने कहा, रेखा बहू क्यों मना कर रही हो? उसे हक है अपनी जिंदगी जीने का। तुम्हारे पति ने उसकी जिंदगी पहले ही खराब कर दी, अब वह दोबारा से अपनी जिंदगी जीना चाहती है तो जीने दो। बाबा ने गौरी को जाने के लिए कहा। गौरी तुरंत ऑफिस के लिए निकल गई। गौरी आज बहुत खुश थी, क्योंकि वो अथर्व से मिलना चाहती थी। गौरी ऑफिस पहुंची तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। गौरी आज बहुत एक्साइटेड होकर ऑफिस पहुंची, अथर्व से मिलने की खुशी में। गौरी आज रोज से ज्यादा खूबसूरत और सुंदर लग रही थी। इंडियन ड्रेस में गौरी की खूबसूरती अलग ही होती थी। यह सब अथर्व के प्यार का असर था। गौरी ने ऑफिस में देखा तो हैरान हो गई, क्योंकि ऑफिस में आज कोई नहीं आया था। गौरी ने अपनी घड़ी देखी तो खुद से कहा, टाइम तो हो गया है, लेकिन आज कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा तो नहीं अथर्व सर ने सबको छुट्टी दे दी और मुझे पता ना हो? गौरी ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, ओ सिट, मुझे अथर्व सर से कंफर्म करना चाहिए। इतना कहकर गौरी पलट गई, जिससे अथर्व के सीने से जा लगी। अथर्व को देखकर गौरी के दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन की तरह भागने लगी। कल जब अथर्व के करीब थी तो गौरी को घबराहट नहीं हो रही थी, पर आज अथर्व के करीब होने पर गौरी के अंदर सिहरन सी होने लगी। अथर्व ने अपने हाथ गौरी की कमर पर लपेट रखे थे। अपना सर झुकाकर हकलाते हुए पूछा, सर आज ऑफिस की छुट्टी है? अथर्व ने कहा, नहीं, पर मैंने कर दी। मैं नहीं चाहता कोई मेरे और मेरी गौरी के बीच आए। गौरी जितनी एक्साइटेड होकर अथर्व से मिलने आई थी, अब वह खत्म हो गई और अब उसकी जगह घबराहट ने ले ली। गौरी खुद से अथर्व से दूर नहीं कर सकती थी, और अथर्व का करीब आना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अथर्व ने गौरी की तरफ देखते हुए कहा, गौरी तुम इतनी अच्छे से मेरे लिए तैयार होकर आई हो? गौरी ने धीरे से कहा, नहीं, मैं लिफ्ट मैन के लिए तैयार होकर आई हूँ, वो भी आज नहीं आया। गौरी ने यह बात बहुत धीरे से कही थी, लेकिन अथर्व ने उसकी बात सुन ली। अथर्व ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम्हें पंच मारने भी आते हैं? मुझे तो लगा सिर्फ सिर झुकाकर यस सर, नो सर, जी सर, ओके सर, यही कहना आता है। अथर्व की बातें सुनकर गौरी शर्मा गई। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। गौरी के चेहरे पर एक मुस्कान बिखर गई, जो उसे और भी सुंदर बना रही थी। अथर्व ने गौरी को ज्यादा परेशान न करते हुए
गौरी का हाथ पकड़कर अपने केबिन में ले आया। अथर्व का केबिन रेड एंड व्हाइट बैलून से बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। टेबल पर रेड केक रखा था जिस पर अथर्व लव गौरी लिखा हुआ था। अथर्व का केबिन देखकर गौरी की आंखें नम हो गईं। अथर्व ने गौरी को मना करते हुए कहा, गौरी प्लीज, मेरे साथ जब रहती हो तब इन आंसुओं की यहाँ कोई जगह नहीं है, इसलिए इन आंसुओं को घर पर ही छोड़कर आया करो, वरना मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर अथर्व जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर कहा, अब नहीं रोऊंगी, कभी नहीं रोऊंगी, बहुत रो ली, अब आपके साथ खुश रहूंगी। अथर्व ने गौरी के माथे पर किस करते हुए कहा, यह हुई ना अथर्व की होने वाली प्यारी बीवी वाली बात। विक्रम का कॉलेज। विक्रम गुस्से में पंचिंग बैग पर पंच मार रहा था। विक्रम ने कॉलेज के लड़कों को मारकर सबक तो सिखा दिया, पर उसकी कई बातें विक्रम को परेशान कर रही थी। उन लड़कों की बातें विक्रम के कान में पिघलते शीशे की तरह गूंज रही थी। विक्रम पूरा पसीने से भीगा था, पर उसका गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। विक्रम अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग पर उतार रहा था। विक्रम ने आज महसूस किया था कि विशाखा को कॉलेज में उसके कारण ही इतनी सारी बातें सुनने को मिलती हैं। विक्रम को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। विक्रम कभी भी विशाखा को परेशान करने के लिए उससे पैसे मांग लेता था, इसलिए कॉलेज में सभी को पता था विशाखा से विक्रम का फोन टूट गया था। विशाखा के पास कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, इसलिए वह विक्रम से बहस नहीं करती थी। विशाखा कैंटीन में पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, विक्रम के पैसे देने के लिए कर रही थी। अक्षित का ऑफिस। अक्षित ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा था और आरका उसकी चेयर की बिल्कुल सामने बैठी थी। आरका एकटक अक्षित को देख रही थी और अक्षित शाय फील कर रहा था। अक्षित ने लैपटॉप पर काम करते हुए कहा, आरका तुम्हारा दिल नहीं भरता मुझे देख देख कर। आरका ने एक मासूम बच्चे की तरह मुस्कुराकर नामे गर्दन हिला दी। अक्षित ने पूछा, इतना ध्यान से मुझ में क्या देखती हो? आरका ने कहा, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। आरका अपनी जगह से उठकर अक्षित के पास जाने लगी। अक्षित समझ गया था कि अब आरका क्या करने वाली है। अक्षित ने कहा, आरका ऑफिस है, प्लीज बिहेव योरसेल्फ, अपनी जगह बैठो। तब तक आरिका अक्षित के करीब आ गई थी। आरका ने अक्षित के माथे पर किस कर लिया। आरिका अपनी जगह जाने लगी तो अक्षित ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा, जिससे आरिका एक झटके से अक्षित की गोद में आ बैठी। अक्षित के ऐसा करने की उम्मीद तो आरिका को भी नहीं थी। अब आरिका उसकी गोद में बैठी थी और इस कारण आरिका को शर्म भी आ रही थी। शर्म के कारण आरिका अक्षित को देख भी नहीं रही थी। आरिका का शर्माना अक्षित को अच्छा लगता था। आरिका जब शर्माती थी तो अक्षित खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। आरिका जैसे ही उठने की कोशिश करने लगी, अक्षित की पकड़ उसकी कमर पर कस गई। आरिका ने खुद को संभालते हुए कहा, अक्षित प्लीज छोड़िए, ऑफिस है, कोई आ जाएगा। अक्षित तो आरिका को ही देख रहा था। अक्षित ने कहा, शुरुआत तुमने की थी। अक्षित आरिका की कमर को पकड़कर अब भी बैठा था। आरिका ने सिर झुकाए हुए कहा, अक्षित कोई आ जाएगा। अक्षित ने आरिका के बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए कहा, बिना नॉक किए कोई नहीं आएगा। आरिका अक्षित की शर्ट के बटन के साथ खेल रही थी। उसने कहा, कोई आ गया तो? अक्षित अपने गाल को आरिका के गाल से रब करने लगा, जिससे आरिका के गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए थे। अक्षित उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आरिका के हाथ अपने आप अक्षित के गले पर चले गए। अक्षित ने अपना दूसरा गाल आरिका के दूसरे गाल पर रब किया। आरिका ने धीरे से कहा, तुम्हारी दाढ़ी चुभ रही है। अक्षित ने अपनी कोल्ड वॉइस में आरिका के कान में कहा, आदत डाल लो, अब तो यह रोज चुभेगी। अक्षित एकटक आरिका को देख रहा था और आरिका में अब हिम्मत नहीं थी कि नजरें उठाकर अक्षित को देख सके। अक्षित ने धीरे से कहा, आरिका तुम शर्माती हो तो बहुत अच्छी लगती हो, मन करता है तुम्हें खा जाऊं। अक्षित की बात सुनकर आरिका के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। अक्षित ने कहा, मत छेड़ो मुझे आरिका, तुम ही पछताओगी। इतना कहकर अक्षित ने आरिका के होठों पर किस करना शुरू कर दिया। 10 मिनट के बाद अक्षित आरिका से दूर हुआ तो आरिका ने अपना माथा अक्षित के सीने पर रखकर कहा, अक्षित मत करो ना, मैंने सिर्फ माथे पर किस किया था। अक्षित ने कहा, मैं भी बस लिप्स पर ही किस करूंगा। इतना कहकर अक्षित ने आरिका का चेहरा ऊपर किया और फिर से किस करने लगा। आरिका तो बस बातों की ही शेरनी थी। रोमांस के मामले में उसे बहुत शर्म आती थी।
अक्षित को परेशान करना उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अक्षित को हैंडल करना उसके बस में नहीं था। अक्षित हारिका को किस करता हुआ नेक पर आ गया और हारिका सिसकियां ले रही थी। तभी किसी ने केबिन का डोर नॉक किया और दोनों अपने होश में आए। हारिका झटके से उठकर अपने बाल ठीक किए और अपनी जगह पर बैठ गई। हारिका की नजरें झुकी हुई थी और अक्षित के चेहरे पर मुस्कान थी। अक्षित ने कहा, कम इन। डोर पर रुद्र था। विक्रम का कॉलेज विक्रम पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। तभी वहां उसका दोस्त वीर आ गया। वीर ने विक्रम को रोकते हुए कहा, क्या कर रहा है विक्रम? उन लड़कों को भी पीट दिया और अब अपनी ही हालत खराब कर रहा है। छोड़ इसे। वीर ने विक्रम का पंचिंग बैग एक साइड कर दिया। विक्रम ने गुस्से में कहा, तो क्या करूं? मुझे नहीं पता था कि मेरे बचपने की वजह से विशाखा इतना कुछ झेलती है। तुझे पता भी है वह लड़के विशाखा को कितना कुछ गलत बोल रहे थे। विशाखा ने एक बार भी मेरे पास आकर शिकायत नहीं की। एक बार नहीं कहा कि विक्रम तुम्हारी वजह से मुझे कितने ताने सुनने पड़ते हैं। कभी नहीं कहा कि विक्रम सबके सामने पैसे मत मांगा करो। वीर ने विक्रम को एक चेयर पर बैठा दिया। वीर ने विक्रम को पानी पीने के लिए दिया। विक्रम ने पानी पी लिया। वीर ने कहा, विक्रम तुझे विशाखा से प्यार हो गया है। विक्रम ने हैरानी से वीर को देखा। विक्रम ने कहा, तू मुझे बता रहा है या मुझसे पूछ रहा है? वीर ने कहा, कंफर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुझे आज से पहले किसी लड़की के लिए इतना परेशान नहीं देखा, तेरी गौरी को छोड़कर। विक्रम ने वीर को झटकते हुए कहा, पता नहीं यार, मैं खुद कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे बुरा लगता है जब विशाखा को लोग बुरा भला बोलते हैं। वीर ने कहा, अपने दिल की बात जल्दी सुन। अगर तू विशाखा से प्यार करता है तो उससे कह दे, और नहीं करता है तो उससे दूरी बना ले, लेकिन बीच में झूला मत झूल। तुझे ही तकलीफ होगी, साथ में विशाखा को भी। दूसरी तरफ विशाखा कॉलेज गार्डन में बैठी थी। कुछ लड़के उसके पास से हंसते हुए जा रहे थे। उनमें से एक लड़के ने जाते हुए कहा, ये वही विशाखा है ना जिसने विक्रम से उन लड़कों को पिटवा दिया? दूसरे लड़के ने भी हंसते हुए कहा, विशाखा, दे देना विक्रम के पैसे, कब तक लड़कों को पिटवाती रहेगी? तीसरे ने हंसते हुए कहा, अभी ज्यादा मत छेड़ो, नहीं तो तुम्हें भी पिटवा देगी। इतना कहकर वह हंसते हुए चले गए। विशाखा सर झुकाकर बैठी थी और उसने जैसे उनकी बातें सुनी ही नहीं। लेकिन विशाखा समझ रही थी कि उसकी और विक्रम के बारे में पूरा कॉलेज जान गया है। कॉलेज खत्म होने के बाद विक्रम अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा था। तभी विशाखा उसके पास भागती हुई आई। विशाखा को देखकर विक्रम ने अपनी बाइक बंद कर दी। विशाखा ने हाँफते हुए कहा, विक्रम मुझे तुमसे बात करनी है। विक्रम ने कहा, लिफ्ट चाहिए, हॉस्टल छोड़ दूं? विशाखा ने कहा, नहीं, मैं चली जाऊंगी। विक्रम ने कहा, पता है रोज 4 किलोमीटर पैदल चलकर जाती हो, जिससे कुछ पैसे बचा लो। विशाखा ने अपने जज्बात छुपाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, चलने से शरीर स्वस्थ रहता है। विक्रम ने गुस्से में कहा, पता है पूरा दिन बिस्किट खाकर और पानी पीने से भी इंसान स्वस्थ रहता है। विशाखा ने कहा, विक्रम मुझे बात करनी है और तुम मुझे ताने मार रहे हो। विक्रम ने कहा, बताओ क्या बात करनी है। विशाखा ने अपने बैग से एक लिफाफा निकालकर विक्रम की तरफ बढ़ा दिया। विशाखा ने नजर चुराते हुए कहा, इसमें 40,000 है, बाकी के 10,000 रुपए बाद में दे दूंगी। अभी तुम यही रख लो, अभी मेरे पास नहीं है। जब 10,000 जमा कर लूंगी तो तुम्हें दे दूंगी। अथर्व का ऑफिस। अथर्व गौरी को पकड़े हुए खड़ा था। गौरी की पीठ अथर्व के सीने से लगी हुई थी। अथर्व का एक हाथ उसके पेट पर था और दूसरे हाथ से उसने गौरी का राइट हैंड पकड़ा हुआ था। अथर्व ने अपना चेहरा गौरी के कंधे पर रखा हुआ था। अथर्व ने धीरे से कहा, गौरी चलो, आज हमारे प्यार की शुरुआत हुई है, तो हम इसे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। इतना कहकर अथर्व ने गौरी के हाथ को पकड़कर केक कट किया। अथर्व ने थोड़ा सा केक गौरी को खिलाया, बाकी का उसके गालों पर लगा दिया। ऐसा करने से गौरी चिढ़ गई। गौरी ने चिढ़कर कहा, सर मैं भी लगाऊंगी आपके गालों पर केक। अथर्व ने कहा, तो लगा लो, मना किसने किया है? इतना कहकर अथर्व पूरे केबिन में भागने लगा और गौरी अथर्व के पीछे पीछे केक लगाने के लिए भाग रही थी। अथर्व हंस रहा था। अथर्व हंसते हुए कहा, गौरी तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगी। गौरी ने अथर्व के पीछे भागते हुए कहा, पकड़ लूंगी सर। गौरी अथर्व के पीछे भागती रही पर अथर्व पकड़ में नहीं आया।
गौरी ने थक कर कहा, सर मैं थक गई हूँ और नहीं भाग सकती, पर मुझे केक लगाना है आपके। गौरी थक कर एक जगह पर खड़ी हो गई और उसका चेहरा मायूस हो गया। अथर्व गौरी के पास आया। अथर्व गौरी की कमर में हाथ डालकर खड़ा हो गया और कहने लगा, अब लगा लो केक। गौरी ने जैसे ही अपना हाथ उसके चेहरे पर लगाना चाहा, अथर्व ने गौरी का हाथ पकड़ लिया। गौरी ने दूसरा हाथ अथर्व के चेहरे पर लगाने के लिए बढ़ाया तो अथर्व ने उसे भी पकड़ लिया। अथर्व ने कहा, लगाओ, तुम्हें केक लगाना था। गौरी समझ गई थी कि अथर्व चाहता है कि वह अपने गालों से ही अथर्व को केक लगाए। गौरी को अब शर्म आने लगी। गौरी की नजरें शर्म से झुक गई थी। गौरी अब चुपचाप खड़ी थी। अथर्व ने गौरी को दीवार से लगा दिया और अपने चेहरे को गौरी के पास ले जाकर बोला, लगाओ, अब नहीं लगाना केक। मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ कि तुम मुझे केक लगाओ। घबराहट के मारे गौरी की तो सांसें ही रुक गईं। गौरी अथर्व को देख भी नहीं रही थी। गौरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। गौरी के अंदर सिरन सी पैदा हो गई। अथर्व ने फिर धीरे से कहा, या तो तुम मेरे चेहरे पर केक लगा दो, वरना मैं तुम्हारे चेहरे का केक खा जाऊंगा। इतना सुनते ही गौरी की सांसें ऊपर नीचे होने लगी, लेकिन गौरी अथर्व की तरफ देख भी नहीं रही थी। अथर्व गौरी की इस हालत को देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। गौरी ने बहुत ज्यादा हिम्मत करते हुए कहा, सर प्लीज छोड़ दीजिए। अथर्व ने अपने होंठ गौरी के होंठों के पास ले जाकर कहा, कल रात मुझे किसी ने कहा था, खुद को मत रोकिए, मुझे आपकी जरूरत है। तो मैं सोच रहा हूँ जो मैंने कल नहीं किया वह आज कर लूँ। कल रात से मुझे इस बात का बड़ा पछतावा है कि मैंने तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। अथर्व जैसे जैसे कल की बातें कर रहा था, गौरी की हालत वैसे वैसे खराब होती जा रही थी। पहले तो गौरी ने हिम्मत करके बोल भी दिया था कि सर छोड़ दीजिए, लेकिन अब तो गौरी की आवाज गौरी के अंदर ही दबकर रह गई। अथर्व ने धीरे धीरे अपने होठों को गौरी के गाल पर रख दिया और केक को खा लिया। गौरी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और गौरी के मुंह से धीरे से निकला, सर। अथर्व के होठ लगातार गौरी के गालों पर चल रहे थे और गौरी हर बार सिसकियों के साथ बोल रही थी, सर। अथर्व ने दूसरे गाल का केक खाते हुए कहा, हाँ सुन रहा हूँ गौरी, बोलो। गौरी सिसकियां लेते हुए कहती है, सर छोड़ दीजिए, कुछ हो रहा है सर, प्लीज। अथर्व के होठ लगातार गौरी के चेहरे पर हरकत कर रहे थे। गौरी अपने हाथों को अथर्व के हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अथर्व की पकड़ बहुत मजबूत थी। रुद्र रक्षित के ऑफिस में आकर बोला, सर प्रियंका आपसे मिलने आई है। रुद्र की बात सुनकर अक्षित और आरिका चौंक गए। जब से आरिका इंडिया आई थी, अक्षित ने एक बार भी प्रियंका से नहीं मिला था। प्रियंका अक्षित के ऑफिस में ही अपनी लॉ की प्रैक्टिस करती थी। जब से अक्षित और प्रियंका का ब्रेकअप हुआ था, प्रियंका ने अक्षित का ऑफिस छोड़ दिया था। पिछले 6 महीनों से अक्षित प्रियंका की मुलाकात नहीं हुई थी। अचानक से प्रियंका का अक्षित के ऑफिस में आना अक्षित को थोड़ा अजीब लग रहा था। अक्षित ने आरिका को देखा और आरिका ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ रुद्र भेज दो, मेरी एक्स सौतन को, मैं भी तो देखूं अक्षित की पसंद कैसी है। अक्षित के फेस पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने नामे गर्दन हिला दी, जैसे कह रहा हो, आरिका तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। रुद्र ने प्रियंका को केबिन में भेज दिया। प्रियंका को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अक्षित ऑफिस में किसी लड़की के साथ बैठा होगा। आज से पहले प्रियंका ने अक्षित को किसी लड़की के साथ ना देखा था, ना ही सुना। अक्षित का नाम किसी भी लड़की के साथ कभी नहीं जुड़ा। अक्षित की जिंदगी में पहली लड़की प्रियंका ही आई थी। प्रियंका केबिन के अंदर आई। उसने आते ही अक्षित को देखा। प्रियंका ने अक्षित को डायरेक्ट कहा, अक्षित मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ईशान देसाई को पुलिस ने किडनैपिंग के केस में पकड़ लिया है। मैं चाहती हूँ तुम उसका केस लड़ो। अक्षित कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही हारिका ने कहा, और तुम किस हक से कह रही हो कि अक्षित ईशान देसाई का केस लड़े? उसका बाप राघव देसाई क्यों नहीं लड़ता? प्रियंका का ध्यान अब हारिका पर गया। प्रियंका ने चेहरा घुमाकर देखा तो हारिका हाथ बांधे उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। प्रियंका ने एक नजर हारिका को देखा। हारिका बहुत ज्यादा सुंदर थी। प्रियंका के सामने तो हारिका की खूबसूरती दुगनी थी। पहले तो प्रियंका को यकीन नहीं हुआ कि अक्षित किसी खूबसूरत लड़की के साथ अपने केबिन में है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए प्रियंका को इस बात का यकीन करना पड़ा। प्रियंका ने थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा, तुम कौन हो और तुम होती कौन हो मेरी और अक्षित के बीच में बोलने वाली? अक्षित ने अपना हाथ माथे पर रखा और खुद में ही बड़बड़ाया, प्रियंका चुप हो जाओ, ये हारिका है, मुंह तोड़ देगी।
हारिका ने फुल एटीट्यूड के साथ कहा, वैसे मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, पर फिर भी तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड निशान देसाई ने मेरा ही किडनैप किया था। हारिका प्रियंका के चारों ओर घूमने लगी। हारिका ने प्रियंका के चारों ओर घूमकर कहा, अब तुम सोचोगी मैं कौन हूँ? तो मैं हूँ हारिका, हारिका सिन्हा, अक्षित की होने वाली बीवी। हारिका की बात सुनकर प्रियंका को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि अक्षित एक सांवला लड़का था और हारिका उसके सामने बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। प्रियंका ने इस वक्त हारिका को इग्नोर करना ही सही समझा। प्रियंका ने कहा, वाट एवर, तुम जो भी हो। फिर उसने अक्षित की तरफ देखकर कहा, अक्षित, हमारे बीच जो भी हुआ वह एक पास्ट था। प्लीज उस बात को भूल जाओ और ईशान देसाई का केस हैंडल कर लो। प्रियंका इससे ज्यादा कुछ बोल पाती उससे पहले ही हारिका ने प्रियंका को घुमाया और एक जोरदार थप्पड़ प्रियंका के गाल पर जड़ दिया। अक्षित ने तो दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लिया। प्रियंका को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अक्षित के ऑफिस में आने के बाद उसे इतनी बड़ी बेइज्जती सहनी पड़ेगी। प्रियंका थोड़ा सा खड़ी हुई और उसने चिल्लाकर कहा, यू बीच। इतने में आरका ने एक और थप्पड़ प्रियंका के गाल पर मार दिया। आरका ने हाथ बांधकर कहा, तुम सोचोगी कि मैं तुम्हारी 2 बार पर्ची क्यों काटी? तो पहला थप्पड़, आरका ने प्रियंका की बाजू पकड़कर कहा, तुम्हें सुनाई कम देता है? क्या कहा मैंने? किडनैपिंग मेरी हुई है और मैं अक्षित की होने वाली बीवी हूँ। तो तुम जरा अपने दिमाग पर जोर डालो, जिसमें सिर्फ गोबर भरा हुआ है, कि अक्षित मेरा केस लड़ेगा या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ईशान देसाई का? आरका ने फिर एटीट्यूड के साथ कहा, दूसरा थप्पड़ मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अक्षित को चीट करने की, मेरे अक्षित को दर्द देने की, मेरे अक्षित को परेशान करने की, मेरे अक्षित का दिल तोड़ने की। तुम बेशरम भी इतनी हो। अक्षित का दिल तोड़ने के बाद हेल्प मांगने भी अक्षित के पास आई हो। अक्षित ने अभी अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाया हुआ था। अक्षित ने अपनी उंगलियां खोलकर देखा तो प्रियंका अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ी थी और हारिका उसके सामने हाथ बांधे खड़ी थी। हारिका ने एक और चांटा प्रियंका को मारने के लिए उठाया तो प्रियंका ने अपने हाथ को क्रॉस करके अपने चेहरे पर लगा लिया। हारिका ने कहा, यह थप्पड़ मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। पता है क्यों? क्योंकि अगर तुम अक्षित का दिल नहीं तोड़ती तो मुझे अक्षित कभी नहीं मिलता। हारिका ने कहा, तुम्हें एक राज की बात बताऊं? अक्षित को छोड़कर तुम जिस ईशान देसाई के पास गई थी ना, वह ईशान देसाई एक नंबर का घटिया गिरा हुआ इंसान है। अब ईशान देसाई जेल के बाहर कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। प्रियंका ने गुस्से में कहा, तुम होती कौन हो ईशान को जज करने वाली? हारिका ने धीरे से कहा, तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। इतना कहकर हारिका ने एक और चांटा प्रियंका के गाल पर मार दिया। हारिका ने हाथ बांधकर फिर कहा, मैं सोच रही थी अक्षित को तुम्हारी पूरी सच्चाई ना बताऊं, लेकिन तुम तो मुझे मजबूर कर रही हो अक्षित के सामने अपनी सच्चाई बताने के लिए। ये बात सुनकर तो अक्षित भी शॉक्ड हो गया कि ऐसी कौन सी बात है प्रियंका की जो हारिका को पता है उसे नहीं। प्रियंका अपनी नजर नीचे करके वहां से जाने लगी। हारिका ने प्रियंका की बाजू पकड़कर उसे फिर से अंदर खींच लिया। हारिका ने कहा, क्या हुआ प्रियंका? सुनकर नहीं जाना कि तुम अक्षित के करीब क्यों आई थी? अक्षित शंका भरी नजरों से हारिका को देख रहा था। हारिका ने कहा, अबीर खन्ना की फाइल लेने आई थी और जब वह फाइल प्रियंका के हाथ लग गई तब उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया और उस फाइल के लिए खन्ना ने प्रियंका को 5 करोड़ रुपए दिए थे। तभी तो तुम कभी अपनी शराफत के चलते प्रियंका के करीब नहीं गए और प्रियंका ने कभी तुम्हें अपने करीब आने के लिए फोर्स नहीं किया, क्योंकि प्रियंका तुम्हें कभी प्यार करती ही नहीं थी। वह बस 5 करोड़ से प्यार करती थी। अक्षित ने जल्दी से अपनी ड्रॉर चेक की तो वहां खन्ना की फाइल नहीं थी। अक्षित ने गुस्से में प्रियंका के सामने आकर कहा, तुम मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हो? वह फाइल मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। मेरी 3 साल की मेहनत तुमने उस खन्ना को दे दी। अक्षित इस वक्त बहुत गुस्से में था। अक्षित के गुस्से से प्रियंका डर रही थी। प्रियंका यहाँ क्या करने आई थी और उसके साथ क्या हो गया? अक्षित को इतने गुस्से में आरका ने पहली बार देखा था। अक्षित हमेशा शांत रहता था और अपने केस स्टडी करता रहता था। अक्षित को गुस्सा भी आता है, ये तो आरिका और प्रियंका को पता ही नहीं था। अक्षित ने गुस्से में प्रियंका को देखकर कहा, इससे पहले कि मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, मेरे ऑफिस से चली जाओ और आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। प्रियंका ने अब गुस्से में कहा, अक्षित, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारे पास तो तुम्हारा सरनेम भी नहीं है,
और तुम इस लड़की की बातों में आकर मुझे यहाँ से जाने को कह रहे हो। मैं भी देखती हूँ ये लड़की तुम्हारा कब तक साथ देती है। इस लड़की की खूबसूरती देखकर लगता नहीं कि ये तुमसे प्यार करती है। कहाँ तुम सांभली और कहाँ ये लड़की। हो ना हो ये तुम्हारा दिल तोड़कर चली जाएगी। अक्षित के दिमाग में ये बात तो प्रियंका की चोट कर गई कि हारिका तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। कहीं ना कहीं अक्षित को ये बात तो लगती थी कि अक्षित सांभला है और हारिका जरूरत से ज्यादा खूबसूरत। अक्षित हारिका के सपने तो देखने लगा था, लेकिन क्या सच में वह हारिका की खूबसूरती के लायक है? क्या सच में हारिका को फ्यूचर में कभी ऐसा नहीं लगेगा कि उसने अक्षित जैसे सांवले लड़के से शादी की है? अक्षित अपने ही ख्यालों में था कि हारिका ने अक्षित के कॉलर को पकड़कर अपने होंठ अक्षित के होंठों पर रख दिए और अक्षित को किस करने लगी। हारिका के ऐसा करने से अक्षित अपने ख्यालों से बाहर आया और हैरान हो गया। लेकिन अक्षित से ज्यादा प्रियंका हैरान थी। प्रियंका कभी अक्षित के करीब नहीं आई थी, जबकि प्रियंका ज्यादा खूबसूरत भी नहीं थी। हारिका प्रियंका से कई गुना खूबसूरत थी। उसने बिना सोचे समझे अक्षित को किस करने लगी। प्रियंका भूत बनकर अक्षित और हारिका को देख रही थी और हारिका आंखें बंद करके बस अक्षित को किस कर रही थी। हारिका ने थोड़ी देर बाद खुद को अक्षित से दूर किया और हल्का सा गले लगाकर उसकी ईयर बॉल पर काट लिया। अक्षित ने अपनी गर्दन टेढ़ी करके कहा, क्या कर रही हो? और छोड़ो, अभी बाद में करते हैं। हारिका ने धीरे से कहा, अक्षित किस मी बैक, वरना एक बाइट और कर दूंगी। अक्षित ने धीरे से कहा, क्या कर रही हो? हारिका छोड़ो मुझे। लेकिन हारिका ने अक्षित का कॉलर नहीं छोड़ा और उसके चेहरे के करीब आकर अपना चेहरा कर लिया। हारिका अक्षित को आंखें दिखा रही थी, जैसे कह रही हो किस करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अक्षित भी लगभग गुस्से में ही हारिका को देख रहा था, जैसे कह रहा हो शर्म बीज खाई है तुमने। हारिका ने अपने होंठ अक्षित के होंठों के पास ले जाकर धीरे से मगर गुस्से में कहा, अगर तुमने मुझे किस नहीं किया और मेरी प्रियंका के सामने बेइज्जती हो गई ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लाइफ लाइन, आज रात मैं तुम्हें डीप फ्राई करके खा जाऊंगी। अक्षित ने धीरे मगर हैरानी से कहा, डीप फ्राई? मैं कोई आलू हूँ जिसे तुम डीप फ्राई करके खा जाओगी? हारिका ने कहा, हाँ, क्योंकि कच्चा तो तुम मुझे खाओगे ना। मैं तुम्हारी तरह कच्ची चीजें नहीं खाती, चीजें पकाकर खाती हूँ। दोनों के होंठ एक दूसरे के बहुत करीब थे और दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे ताकि प्रियंका उनकी बातें ना सुन ले। प्रियंका तो उन दोनों का रोमांस देखकर अंदर ही अंदर जलकर राख हो रही थी। हारिका ने फिर कहा, लाइफ लाइन किस करोगे या नहीं? अक्षित की नजरें झुकने लगी। अक्षित को समझ में नहीं आ रहा था कि प्रियंका के सामने कैसे हारिका को किस कर दे। हारिका ने मुस्कुराकर धीरे से कहा, ओह लाइफ लाइन, तू इतना शर्माएगा तो मैं क्या करूंगी। अक्षित ने फाइनली अपने होंठ हारिका के होंठों पर रख दिए और एक पैशनेट किस करने लगा। हारिका जानबूझकर अपने मुंह से हाँ हाँ की आवाजें निकाल रही थी। प्रियंका से अब देखा नहीं गया और वो केबिन से चली गई। लेकिन जाते हुए उसने केबिन का दरवाजा जोर से मार दिया, जिसकी वजह से धड़ाम की आवाज आई। आवाज सुनते ही हारिका अक्षित से दूर हुई और जोर जोर से हंसने लगी। हारिका ने हंसते हुए कहा, जल कुकड़ी कहीं की चली गई। हारिका ने अक्षित की तरफ देखकर कहा, छोड़ो मुझे। लेकिन अक्षित ने हारिका को नहीं छोड़ा। अक्षित ने अपने होंठ हारिका की गर्दन पर रख दिए और शक करने लगा। हारिका की हालत खराब होने लगी। हारिका आंखें भर रही थी। हारिका ने अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा, अक्षित छोड़ो। अक्षित ने हारिका की गर्दन से अपने होंठ हटाकर कहा, तो तुम मुझे डीप फ्राई करके खाओगी? इतना कहकर अक्षित ने अपने होंठ हारिका की दूसरी साइड गर्दन पर रख दिए और शक करने लगा। हारिका की तो जैसे सांसें रुक गईं। हारिका ने फिर कहा, अक्षित प्लीज छोड़ो। अक्षित ने अपने होंठ दोबारा गर्दन से हटाकर कहा, अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत आवाज निकल रही थी, अब तुम्हारी आवाजें नहीं निकल रही। हारिका ने अपना सिर अक्षित के सीने पर रख दिया। उसके सीने पर एक मुक्का मारते हुए कहा, क्या है अक्षित, क्यों छेड़ रहे हो? कितना छेड़ोगे, बस करो। अक्षित ने कहा, तुमने जो 3 चांटे प्रियंका को मार दिए उसका क्या? एक चांटा भी तो मार सकती थी, अपनी बातें बोल सकती थी। लेकिन नहीं, तुमने तो उसका मार मार कर गाली लाल कर दिया। आरका ने अक्षित के ब्लेजर से खेलते हुए कहा, वह तुम्हारे बारे में बकवास कर रही थी। अगर कोई तुम्हारे बारे में बकवास करेगा तो ऐसे ही पिटेगा। ब्यूटी गर्ल उसे छोड़ेगी नहीं, समझे मेरे लाइफ लाइन। अक्षित ने भी हारिका का चेहरा थोड़ा सा ऊपर करके उसके माथे पर किस करके बोला,
समझ गया मेरी ब्यूटीफुल गर्ल। विक्रम का कॉलेज। विशाखा ने पैसों का लिफाफा विक्रम की बाइक के ऊपर रखा और चली गई। विशाखा थोड़ी दूर ही गई थी कि विक्रम ने उसे आवाज लगाकर बुलाया। विशाखा। विशाखा वापस विक्रम के पास आ गई। विक्रम ने कहा, विशाखा उस दिन तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हें पैसे रख लो। विशाखा ने कहा, देखो विक्रम, उस दिन मैं कितना रोई थी तुम्हारे सामने, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुमने ही कहा था कहीं से भी ला कर दो, मुझे पैसे दो। अब मैं पैसे दे रही हूँ तो तुम इसे लेने से मना कर रहे हो। सिर्फ 10,000 ही कम है, जल्दी मैं भी दे दूंगी। इतना कहकर विशाखा वहां से जल्दी से चली गई। कॉलेज से विक्रम घर आ गया। आज मैं बहुत दुखी था। विक्रम आते ही सीधा अपने कमरे में जाकर जोर जोर से दरवाजा बंद कर दिया और बेड पर पेट के बल पसर गया। फ्लैशबैक। विशाखा विक्रम प्रोफेसर की क्लास ले रहे थे। थोड़ी देर बाद लेक्चर खत्म हो गया। धीरे धीरे सब स्टूडेंट क्लास से जाने लगे, लेकिन विक्रम क्लास में लास्ट बेंच पर बैठा फोन में कुछ कर रहा था। विशाखा भी आगे अपनी बेंच पर बैठकर नोट्स बना रही थी। विक्रम लापरवाही से उठा और विशाखा के सामने से क्लासरूम से बाहर जाने लगा। उसने देखा कि उसके शूज के लेस खुले हुए हैं। विक्रम वापस क्लास में आया और उसने बिना देखे हुए अपना फोन विशाखा के बैग के ऊपर रख दिया। विशाखा नोट्स बनाने में बिजी थी, उसने भी ध्यान नहीं दिया। विक्रम अपने शूज के लेस बांधने लगा। विशाखा ने जल्दी से अपने नोट्स कंप्लीट किए और बैग में रखकर बैग जल्दी से उठाया तो विक्रम का फोन नीचे गिर गया। विक्रम का फोन नीचे गिरते ही टूट गया। विक्रम ने हैरानी से फोन देखा तो फोन टूट चुका था। विक्रम ने अपना फोन उठाकर चेक किया तो उसके फोन के 80 पंजर बाहर आ चुके थे। यह देखकर विशाखा थोड़ा डर गई। विक्रम ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, अंधी हो, दिखाई नहीं देता, फोन तोड़ दिया मेरा, पता भी है कितनी कीमत है फोन की। विक्रम ने गुस्से में विशाखा का फोन लिया जो आईपैड वाला था और जमीन पर पटक दिया। विशाखा का फोन भी टूटकर बिखर गया। विक्रम को इतने गुस्से में देखकर विशाखा की आंखों में आंसू आ गए। विशाखा ने माफी मांगते हुए कहा, विक्रम, मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरे बैग के ऊपर फोन रखा है, वरना मैं ध्यान से अपना बैग उठाती। मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। विक्रम विशाखा को गुस्से में देख रहा था। अब विशाखा रोने लगी। विशाखा ने रोते हुए कहा, देखो विक्रम, मेरा बैग भी ब्लैक कलर का है और तुम्हारा फोन भी ब्लैक कलर का था, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दिया, वरना मैं कभी तुम्हारा फोन नहीं तोड़ती। इसमें मेरी गलती नहीं है, तुमने ही तो अपना फोन मेरे बैग के ऊपर रखा था। विक्रम ने गुस्से में कहा, तुम्हारे फटीचर से बैग पर मेरा आईफोन दिखाई नहीं दिया, लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा? कभी देखे हैं 1 लाख रुपए? लेकिन अब देखोगी जब मुझे पैसे दोगी। चुपचाप से मुझे 1 लाख दे देना, वरना तुम जानती नहीं हो विक्रम का गुस्सा। इतना कहकर विक्रम ने अपना हाथ गुस्से में डेस्क पर मारा, जिससे विशाखा और ज्यादा डर गई। विशाखा और पूरी तरह से रोने लगी। विशाखा ने सुबकते हुए कहा, कहाँ से दूंगी तुम्हारे पैसे? प्लीज ऐसा मत करो, मैं कहाँ से लाऊंगी पैसे? विक्रम ने विशाखा को पॉइंट करते हुए कहा, चुपचाप से मेरे पैसे दे देना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर विक्रम क्लास से चला गया और विशाखा वहीं बैठकर रोने लगी। फ्लैशबैक एंड। विक्रम ने अपनी आंखें खोली और मन ही मन खुद से कहा, कितना रोई थी विशाखा मेरे सामने, लेकिन मैंने उसके आंसुओं पर बिल्कुल तरस नहीं खाया। विक्रम ने अपनी आंखें खोली तो रात के 9 बज चुके थे। विक्रम को नींद नहीं आई। विक्रम उठा और अलमारी से सिगरेट निकाली और बालकनी में चला गया। विक्रम सिगरेट कभी नहीं पीता था, लेकिन जब उसे बहुत ज्यादा टेंशन होती थी तो वह कभी कभी सिगरेट पी लिया करता था। विक्रम का आज पहली बार मन हुआ कि वह विशाखा के बारे में गौरी को बता दे। कुछ देर गौरी के पास बैठकर विशाखा के बारे में डिस्कस कर ले, लेकिन गौरी तो अथर्व के साथ थी। विक्रम को आज विशाखा की हर बात याद आ रही थी। विशाखा का रोना, विशाखा का गिड़गिड़ाना, विशाखा का पार्टी में मिलना, विशाखा का गलती से विक्रम के ऊपर गिर जाना। अथर्व का ऑफिस। अथर्व चेयर पर बैठा था और गौरी अथर्व की गोद में। अथर्व के होंठ लगातार गौरी के चेहरे पर हरकत कर रहे थे और गौरी सिसकियां ले रही थी। पिछले 3 घंटे से अथर्व गौरी को ऐसे ही परेशान कर रहा था। गौरी ने कितनी बार अथर्व को रोकने की कोशिश की, लेकिन अथर्व गौरी की बात मान ही नहीं रहा था। गौरी जब भी अथर्व का हाथ पकड़कर खुद से दूर करने की कोशिश करती तो अथर्व उल्टा उसका हाथ पकड़कर दीवार से लगा देता। गौरी ने सिसकियां लेते हुए अथर्व से कहा, बस कीजिए,
अथर्व ने अपने होंठ गौरी की गर्दन पर रब करते हुए कहा, गौरी मत रोको, बहुत इंतजार किया है इस दिन का। मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा तो प्यार करने दो। गौरी ने अथर्व को अपने से दूर करते हुए नजरें झुकाकर धीरे से कहा, सर पिछले 3 घंटे से आप यही कर रहे हैं, प्लीज छोड़ दीजिए। अथर्व ने अपने होंठ गौरी के होंठों पर रख दिए, जिससे गौरी की बोल उसके मुंह में ही रह गए और अथर्व उसे किस करने लगा। अथर्व किस किए जा रहा था, गौरी की आंखें बंद थीं। गौरी कह तो रही थी, सर छोड़ दीजिए, लेकिन गौरी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अथर्व उसे छोड़े। एक डीप किस के बाद अथर्व ने कहा, क्या हुआ गौरी, नहीं करूं प्यार तुम्हें? गौरी ने नजर चुराते हुए कहा, सर मुझे भूख लगी है। अथर्व ने कहा, भूख तो मुझे भी लगी है। गौरी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। गौरी ने अपना हाथ अथर्व के सीने पर रखकर कहा, सर आप तो मुझे पिछले 3 घंटे से खा रहे हैं। अथर्व ने कहा, तो तुम भी मुझे खा लो, तुम 6 घंटे खा लो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे खाओ, लेकिन तुम मुझे खा नहीं रही। अथर्व की ऐसी बातें सुनकर गौरी को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। गौरी अथर्व को देख ही नहीं रही थी। गौरी ने फिर भी हिम्मत करते हुए कहा, सर मुझे दूसरी वाली भूख लगी है। अथर्व ने अपने होंठ गौरी के गाल पर रब करते हुए कहा, दूसरी वाली भूख कौन सी होती है? गौरी अथर्व के सवालों का जवाब देती देती थक गई थी। गौरी थोड़ी सी नाराजगी भरी लहजे में बोली, आपको नहीं समझना तो मत समझो, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर गौरी अथर्व की गोद से उठने लगी, लेकिन अथर्व ने फिर से गौरी का हाथ पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। अक्षित का ऑफिस। आरका को फिर से शरारत सूझ गई। आरका ने कहा, हाँ हाँ करते हैं ना डिनर अथर्व के साथ। अथर्व के ऑफिस में चलो। चलो अब गाड़ी अथर्व के ऑफिस की तरफ घुमा लो। अक्षित ने थोड़ा हंसते हुए कहा, हारिका तुम जानती हो वह गौरी के साथ है। आज उसने ऑफिस के सारे स्टाफ को छुट्टी कर दी है और तुम हो कि उसे डिस्टर्ब करना चाहती हो। उसे गौरी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो। हारिका ने हंसते हुए कहा, इतना भी टाइम स्पेंड नहीं करने देना चाहिए कि तुम्हें शादी से पहले ही ताऊ और मुझे ताई बना दे। चुपचाप गाड़ी अथर्व के ऑफिस की तरफ मोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि मेरे रोमांस से पहले उनका रोमांस हो जाए। हारिका की बात सुनकर अक्षित के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और थोड़ी सी शर्म, जिसे देखकर हारिका ने हंसते हुए कहा, हाय लाइफलाइन, तू ऐसे शर्माएगा ना तो अथर्व तुझे ताऊ बनाए ना बनाए, मैं उसे चाचा जरूर बना दूंगी। अक्षित ने गाड़ी मोड़ते हुए कहा, हारिका तुम इतनी पागल हो, क्या खाकर इतनी बड़ी हुई हो? ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में आती कहाँ से हैं? मेरे दिमाग में तो नहीं आती कि इसका रोमांस खराब कर दो, उसका रोमांस खराब कर दो। आरका ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, लाइफ लाइन, मैं उनका रोमांस नहीं खराब कर रही, बस उन दोनों को साथ में देखना चाहती हूँ। अथर्व का ऑफिस। गौरी अथर्व की गोद में बैठी थी और अथर्व बड़े प्यार से गौरी को खाना खिला रहा था। अथर्व के इतना प्यार से खाना खिलाने की वजह से गौरी की आंखें नम हो रही थीं। अथर्व ने सब कुछ गौरी की पसंद का मंगवाया था। गौरी ने अपनी पसंद का खाना पिछले 3 सालों से नहीं खाया था। अथर्व गौरी को एक बाइट खिलाता, गौरी खाती और अथर्व को देखती। गौरी की आंखों से आंसू गिर जाता। गौरी ने सारा खाना ऐसे ही खाया। थोड़ी देर बाद गौरी का पेट भर गया। गौरी ने इशारे से अथर्व को मना कर दिया। अथर्व ने अपने दोनों हाथ गौरी के गाल पर रखकर कहा, गौरी आज आखिरी बार कह रहा हूँ, जितना रोना है आज रो लो। मैं नहीं चाहता तुम मेरे सामने आंसू बहाओ, क्योंकि तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। गौरी ने अथर्व के सीने पर सर रख लिया। अथर्व गौरी के बाल सहलाने लगा। थोड़ी देर में गौरी को नींद आ गई। अथर्व के केबिन का गेट नॉक हुआ। अथर्व को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने धीरे से कहा, कमिंग। आरका और अक्षित अंदर आ गए। अथर्व को इस वक्त बहुत awkward फील हो रहा था, क्योंकि गौरी उसी की गोद में सो रही थी। अथर्व ने थोड़ा हैरानी से कहा, तुम दोनों यहाँ? अक्षित ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अक्षित को गौरी को ऐसे देखकर सुकून मिल रहा था। हारिका अथर्व के पास आकर धीरे से बोली, ताकि गौरी की नींद खराब ना हो जाए, अथर्व तुम्हारे अंदर रोमांस कूट कूट कर भरा हुआ है, थोड़ा सा रोमांस अपने भाई को भी सिखा दो। मैं अक्षित के साथ कैसे भी पेश आ जाऊं, लेकिन यह इंसान रोमांटिक होता ही नहीं है। अक्षित तो हारिका को आंखें फाड़ कर देख रहा था, जैसे कह रहा हो, अभी ऑफिस में हम भी तो ऐसे ही बैठे थे। अथर्व ने धीरे से कहा, थोड़ी बहुत बेशर्मी मेरी गौरी को भी सिखा दो। वह तो शर्म की वजह से मुझे देखती भी नहीं है। अभी देखो मैंने सोचा कि खाना खाकर एक दो किस करूंगा, और यह तो सो गई।
इतना कहकर अथर्व गौरी को गोद में लेकर उठ गया और अथर्व ऑफिस से जाने लगा। अक्षित और आरिका उनको देख रहे थे। अथर्व थोड़ा सा पलटा और कहने लगा, अक्षित, मैं गौरी को घर छोड़कर आऊंगा, तब तक तुम दोनों एंजॉय करो। आरिका ने लगभग चिढ़कर कहा, हाँ हाँ, हम भी तुम्हारी डेकोरेशन में एंजॉय कर लेंगे। एक डेकोरेशन दो कपल का फायदा हो गया। तुम्हारा यह बचा हुआ केक खा लेंगे और ये खाना ये भी खा लेंगे। अथर्व मुस्कुराकर चला गया और उनके जाते ही अक्षित ने आरिका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर कहा, क्या मैं रोमांटिक नहीं हूँ? आरिका ने नामे गर्दन हिला दिया। अक्षित ने कहा, रोमांटिक कैसे होते हैं तुम ही बता दो। आरका ने अपने दोनों हाथ अक्षित के गले में डालकर कहा, दो चार फिल्में देखो, लाइफ लाइन, सब समझ आ जाएगा रोमांस कैसे करते हैं। विक्रम का कॉलेज। क्लास में प्रोफेसर का लेक्चर चल रहा था। तभी कुछ स्टूडेंट परमिशन लेकर क्लास के अंदर आ गए। स्टूडेंट ने एक अनाउंसमेंट की, एक हफ्ते बाद कॉलेज स्टूडेंट को ट्रिप पर लेकर जा रहा है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वह अपने पैसे सबमिट कर दें। स्टूडेंट अनाउंसमेंट करके चले गए। सालू अनाउंसमेंट सुनकर काफ़ी एक्साइटेड हो गई, लेकिन विशाखा ने तो जैसे अनाउंसमेंट सुनी ही नहीं थी। सालू ने कहा, विशाखा चलना, हम भी चलते हैं। विशाखा ने कहा, सालू, तुझे पता है ना मेरे पास पैसे नहीं है और मैं तुझसे पैसे लूंगी नहीं, तो तू ही चली जाना। सालू ने कहा, यार मैं तो तेरे बिना बोर हो जाऊंगी ना, अकेले नहीं जाऊंगी। विशाखा ने कहा, अकेले कहाँ, विक्रम वीर जा रहे हैं ना तेरे साथ। विक्रम आगे बेंच पर बैठा हुआ उन दोनों की बातें सुन रहा था। ठाकुर निवास। अक्षित ने नाश्ता करते हुए कहा, हारिका, आज ईशान देसाई के केस की हियरिंग है। आरका ने हाँ में गर्दन हिला दी। कुछ देर बाद अथर्व रेडी होकर ऑफिस चला गया। आरका और अक्षित कोर्ट के बाहर। राघव अक्षित के पास आया और लगभग चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे बेटे का केस लड़ रहे हो, वह भी मेरे अपोजिट। अक्षित ने कहा, आपके बेटे ने मेरी होने वाली बीवी को किडनैप किया है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। आप खुद बताइए मिस्टर राघव देसाई, ऐसे लड़के की क्या सजा होनी चाहिए? राघव ने गुस्से में कहा, अक्षित वह मेरा इकलौता बेटा है। आरका ने हाथ बांधकर एटीट्यूड के साथ कहा, आपका बेटा है तो जबरदस्ती करने का सर्टिफिकेट है उसके पास। राघव ने आरका की बात को इग्नोर किया और अक्षित को देखकर नॉर्मल वे में कहा, अक्षित, उसने जो कुछ भी किया है मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ तुम्हें केस छोड़ दो। अक्षित ने कहा, मिस्टर राघव देसाई, आपके कहने से एक छोड़ चुका हूँ, जिसका मुझे बहुत दुख है और जिसका हर्जाना भी आप नहीं भर सकते। अब मैं आपकी बातों में आकर कोई केस नहीं छोड़ूंगा। उस दिन आपने मुझे गुरु दक्षिणा मांगी थी, मैंने आपको दे दी। अब उम्मीद मत कीजिएगा राघव देसाई, मैं आपके कहने पर किसी का केस छोड़ दूंगा। हारिका ने थोड़ा ताने भरे लहजे में कहा, छोड़ो ना, बाप का दर्द है, अपने बेटे को इस हालत में देखकर तिलमिला उठे हैं। लेकिन दुनिया में एक भाई तो आप हैं जो अपने बेटे को इस हालत में देख रहे हैं। राघव देसाई ने लगभग गुस्से में कहा, आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो? तुम दोनों मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़े हो? मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हारिका ने कहा, आपके बेटे ने भी बिगाड़ा है, आपने भी। अभी तो मैं बस आपके बेटे को सजा दे रही हूँ। आप अपनी सजा के लिए भी तैयार हैं ना? हारिका ने आगे कहा, राघव देसाई, बहुत गुनाहगारों को बचाया है तुमने, बहुत गलत आदमियों का केस लड़ा है। कहते हैं कर्म का चक्र लौटकर वापस आता है। राघव देसाई, तुमने जो बोया है अब तुम वही काटोगे। आज तुम अपने बेटे को किसी भी हालत में नहीं बचा पाओगे। आज तुम्हें पता चलेगा कि मजबूर बाप क्या होता है। राघव देसाई ने चिल्लाकर कहा, लेकिन उसकी आवाज में दर्द था। ईशान मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। हारिका ने कहा, हर बाप अपनी औलाद को इतना ही प्यार करता है राघव देसाई, जितना तुम अपने बेटे को करते हो। लेकिन हर बाप अपने बेटे को गलत काम पर पर्दा नहीं डालता, पर तुमने डाला। आज वह पर्दा उठकर रहेगा। इतना कहकर हारिका भरे गले से अक्षित के साथ कोर्ट रूम के अंदर चली गई। कोर्ट रूम के अंदर अक्षित ने अपनी बात रखते हुए कहा, जज साहब, ईशान देसाई ने आरिका को पहले पार्टी में छेड़ा। जब आरिका ने उससे सेल्फ डिफेंस करते हुए थप्पड़ मार दिया तो ईशान देसाई से बर्दाश्त नहीं हुआ। अगले दिन ईशान देसाई ने आरिका को किडनैप कर लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मेरे पास सारे सबूत हैं। अक्षित ने कुछ वीडियो ऑडियो जज के सामने पेश किए। आरका ने सब कुछ पहले से ही अच्छे से प्लान किया हुआ था।
इसलिए अक्षित को इस केस में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था किसान पार्टी में आरका के साथ बदतमीजी कर रहा था। आरका ने उसे थप्पड़ मार दिया। अगले दिन जब आरका को ईशान देसाई ने किडनैप किया था, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, अक्षित ने थोड़ी बहस में प्रूव कर दिया कि ईशान देसाई ने आरका का किडनैप किया था। ईशान देसाई को कोर्ट से 10 साल की सजा हो गई। ईशान देसाई को सजा हो गई और राघव देसाई टूट गया। आरका के दोनों केस सॉल्व हो गए थे। अक्षित आरका कोर्ट से घर जा रहे थे। अक्षित आज खुश था। अब आरका किसी केस में इन्वॉल्व नहीं थी। दूसरी तरफ आरका विंडो से बाहर देख रही थी और उदास थी। अक्षित कहीं ना कहीं आरका की उदासी की वजह समझता था। अक्षित ने ड्राइव करते हुए पूछा, क्या हुआ आरिका, कोई रह गया है? दोनों को तो सजा दे दी तुमने। करण खन्ना को जान से मार दिया और ईशान देसाई को किडनैपिंग के केस में फंसा दिया। अब तो ईशान देसाई को 10 साल की सजा भी हो गई है। अब क्यों उदास हो? आरिका ने कहा, अक्षित तुम्हें लगता है मैंने जो किया वह सही किया? हर गुनाहगार को उसकी सजा मिलनी चाहिए। अक्षित ने कहा, आरका तुमने जो किया वह बिल्कुल ठीक किया। हर गुनाहगार को उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, पर डिपेंड करता है गुनाह कितना बड़ा है। ज्यादा बड़ा गुनाह तो ज्यादा सजा, कम गुनाह तो कम सजा। चींटी मरने पर किसी को फांसी तो नहीं दे सकते। आरका ने फिर से विंडो की तरफ देखकर कहा, टाइम टाइम होता है, छोटा या बड़ा नहीं होता। अक्षित ने कहा, कुछ मजबूरी में भी होते हैं। करने वाला मजबूर हो जाता है पर सामने वाला समझता नहीं है। आरका ने गुस्से में कहा, मजबूर इंसान गुनाह करता है। मजबूर इंसान अपनी मजबूरी से फाइट भी तो कर सकता है। अक्षित ने कहा, आरका हर चीज इतनी आसान नहीं होती। कभी कभी इंसान के हाथ खुले रहते हैं, फिर भी वह बंधा होता है। आरका को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपना गुस्सा बाहर नहीं निकाला। आरका ने मन ही मन खुद से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी तो तुम गलत सोच रहे हो। अक्षित, तुम मेरे सबसे बड़े गुनहगार हो। यह सब कुछ तुमसे ही शुरू हुआ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अक्षित, तुमने उस वक्त मेरी दी और डैड का साथ छोड़ दिया जब उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरी दीदी और मेरे पापा की डेथ तुम्हारी वजह से हुई है। तुमने उस केस से हाथ खींच लिया। अगर तुम उस केस को लड़ते तो मेरी दी आज जिंदा होती, मेरे डैड जिंदा होते। लेकिन तुमने मेरी दी का रेप केस छोड़ दिया, उस राघव देसाई के कहने पर। हारिका अपने ख्यालों में थी कि अक्षित ने उसे फिर टोकते हुए पूछा, हारिका, तुम्हारे दुश्मनों में से कोई रह गया? हारिका ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, तुम रह गए। लाइफ लाइन, तुम्हें भी तो पनिश करना है। तुम्हारी पनिशमेंट तो ऐसी होगी कि तुम याद रखोगे कि तुम किसी ब्यूटीफुल गर्ल से टकराए थे। अक्षित कहीं ना कहीं हारिका के दिल की बात समझ रहा था। अक्षित ने भी एक मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे पनिश कर लोगी तो तुम्हारे दिल की आग ठंडी हो जाएगी। आरका ने कहा, शायद हो जाए। तुम्हें पता है अक्षित, जब कोई पराया दर्द दे तो कम दर्द होता है, तो तकलीफ कम होती है। लेकिन जब कोई अपना दर्द देता है तो तकलीफ लिमिट क्रॉस कर देती है, और मेरे दर्द की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। अक्षित ने कहा, मैं इंतजार करूंगा कि तुम मुझे पनिश करो, लेकिन पनिश करने से पहले सच जरूर ढूंढ लेना। ऐसा ना हो कि तुम मुझे पनिश करके चली जाओ, मैं टूट जाऊं और तुम्हारे हाथ पछतावे के और कुछ न लगे। आरका हैरानी से अक्षित को देख रही थी। तब तक दोनों ठाकुर निवास पहुंच गए। अक्षित ने कहा, चलो आरिका, हमारी मंजिल आ गई। आरिका ने कहा, हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी। आरिका गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चली गई। अक्षित गाड़ी से उतरा और अपनी आंखें बंद करके गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा हो गया। अक्षित ने मन में खुद से कहा, मैं जानता हूँ आरिका, मुझसे शादी करके घर बसाने नहीं आई हो, बल्कि मुझसे बदला लेने आई हो। रुक जाओ आरिका, अपने बदले की आग में मेरा अपना प्यार मत जलाओ, वरना इस आग में बहुत कुछ जलेगा। मैं शांत हूँ, मुझे शांत रहने दो, वरना यह ज्वालामुखी फटकर बाहर आ जाएगा। विक्रम का कॉलेज। विशाखा कॉलेज की कैंटीन में अपना काम कर रही थी। विक्रम भी उसी कैंटीन में बैठा कॉफी पी रहा था। विक्रम को जब से विशाखा के लिए अपनी फीलिंग समझ में आने लगी, तब से विक्रम रोज कैंटीन में कॉफी पीने लगा। विशाखा तो शुरू से ही विक्रम को इग्नोर करती थी, क्योंकि विशाखा को डर लगता था कि कहीं वह उसकी इंसल्ट ना कर दे। तभी कैंटीन में एक लड़का और एक लड़की लड़ने लगे। लड़की ने कहा, तुम मेरे अभी तक पैसे नहीं दिए, चुपचाप से मेरे पैसे निकालो। उस दिन तुमने मेरी घड़ी तोड़ी थी, पूरे 50,000 की घड़ी थी। लड़की ने लड़के का कॉलर पकड़कर एटीट्यूड के साथ कहा।
तुम जानती हो मैं कौन हूँ? कमिश्नर की बेटी हूँ। पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं लगाने, तो चुप रहो। चुपचाप ये जो न्यू घड़ी खरीदी है ना, मैं इसे भी तोड़ दूंगी। विशाखा नहीं हूँ जो तुम्हारे सामने गड़बड़ाऊंगी, समझे तुम? वह लड़का उस लड़की का मुंह देखता रहा। वह लड़की एटीट्यूड के साथ वहां से चली गई। विक्रम उन दोनों को देख रहा था और उसे कुछ पुरानी बातें याद आ गईं। फ्लैशबैक। विक्रम जब जिम से निकला तो सामने विशाखा खड़ी थी। विक्रम ने गुस्से में वीर से कहा, यार ये विशाखा फिर आ गई। 10 दिन से यहाँ आ रही है और पिछले 10 दिन से कह रहा हूँ मुझे मेरे पैसे चाहिए, लेकिन नहीं, रोज आ जाती है यहाँ। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की तो चीज ही नहीं है इसके अंदर। वीर ने कहा, विक्रम तू कुछ ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। तुझे पता है ना उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। वह कहाँ से देगी 1 लाख रुपए? और वैसे भी तू तो इतना अमीर है, तुझे जरूरत ही क्या है उससे पैसे मांगने की? तूने तो अपना फोन खरीद भी लिया। विक्रम ने कहा, नहीं यार, ऐसी लड़कियों को सबक सिखाना जरूरी है जो इतनी केयरलेस होती हैं। इससे कोई अमीर लड़का पटा नहीं तो ये तुझे बेचारी लग रही है। कोई अमीर लड़का पट जाता तो सारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाती। विक्रम गुस्से में विशाखा के पास चला गया। विशाखा ने धीरे से कहा, विक्रम प्लीज, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास सच में पैसे नहीं है, होते तो दे देती। तभी वहां वीर भी आ गया। विशाखा ने वीर को देखकर कहा, वीर तुम समझो ना, मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? मोबाइल गलती से टूट गया, जानबूझकर नहीं तोड़ा। वीर ने फिर विक्रम की तरफ देखकर कहा, विक्रम छोड़ देना यार, तू तो हद ही कर रहा है। पिछले 10 दिनों से चक्कर लगा रही है और तू वह इसके साथ इतना रूड बिहेव कर रहा है। विक्रम के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। उसने कहा, ठीक है वीर, तू कहता है तो छोड़ देता हूँ, लेकिन इसे मेरी एक बात माननी होगी। अरे मेरी बात मान लेगी तो मैं ऐसे इससे पैसे नहीं मांगूंगा। विशाखा को एक उम्मीद नजर आई। विशाखा ने झट से कहा, हाँ विक्रम, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी। तुम्हारा असाइनमेंट बनाना है, बना दूंगी। नोट्स बनाने हैं, मैं भी बना दूंगी। तुम्हारी बाइक भी साफ कर दूंगी। विक्रम ने कहा, ये सब नहीं करना। वीर और विशाखा दोनों विक्रम के बोलने का इंतजार कर रहे थे। विक्रम ने घमंड भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे सारे कॉलेज के सामने किस करना है? सुनते ही विशाखा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू लिए विशाखा वहां से चली गई। वीर ने कहा, दिमाग खराब हो गया है, अकल बेच खाई है तूने? क्या बोल रहा है तू उस लड़की को? विक्रम ने कहा, क्या गलत कहा मैंने? या तो ये मेरे पैसे देगी या मुझे सारे कॉलेज के सामने किस कर दे। फ्लैशबैक एंड। विक्रम का ध्यान विशाखा पर गया तो विशाखा किसी को काफी सर्व कर रही थी। विक्रम ने विशाखा को आवाज लगाई तो विशाखा विक्रम के पास आ गई। विक्रम ने कहा, विशाखा मुझे एक और कॉफी चाहिए। विशाखा ने धीरे से कहा, ताकि कैंटीन का ऑनर ना सुन ले। विक्रम, ये तुम्हारी चौथी कॉफी है, इतनी कॉफी क्यों पी रहे हो? कोई प्रॉब्लम है? ज्यादा कॉफी पीना शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। अपने लिए इतनी फिक्र करता हुआ देख विक्रम के मन में लड्डू फूट गया। लेकिन विक्रम कुछ मामलों में जीरो था। उसने बिना किसी इमोशंस के विशाखा की तरफ देखकर बोला, तुम क्यों पूछ रही हो और किस हक से पूछ रही हो? विशाखा को महसूस हुआ कि विक्रम को उसका पूछना अच्छा नहीं लगा। विशाखा ने धीरे से कहा, सॉरी, अभी लेकर आती हूँ। विशाखा ने कॉफी लाकर विक्रम को दे दी। विक्रम ने 8 कॉफी पी ली। विशाखा विक्रम को ही देख रही थी। विक्रम का मन था कि विक्रम को कॉफी पीने से रोक दे, लेकिन विक्रम की बातों के बारे में सोचकर वह चुप रह गई। विक्रम कैंटीन में बैठकर विशाखा को देखना चाहता था, इसलिए वह इतनी कॉफी पी रहा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।